वेलकम बैक टू द हिस्ट्रीज क्लास ऑफ आरओ एंड एआरओ। पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी कि कैसे बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज आ चुके थे क्योंकि दे वर डिससैटिस्फाइड विद द रिस्पॉन्स आफ्टर द सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट की वजह से हुआ क्या था, सारी की सारी जो नेशनलिस्ट एक्टिविटी थी अचानक से डाउनफॉल हो गई थी और इसी वजह से जो यूथ एनर्जाइज्ड हुए थे उनकी एनर्जी सही तरीके से एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट चैनलाइज नहीं कर पाए, इसीलिए उन्होंने रिवॉल्यूशनरी पाथ लिया था। हमने देखा था पिछले वीडियोस में कैसे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज अलग अलग कोने में, बंगाल में, पुणे में, महाराष्ट्र में और इवन अब्रॉड में फैल गई थी और उसमें कुछ स्पेसिफिक इंसिडेंट्स जैसे कि गदर इंसिडेंट्स और कुछ मेजर इंसिडेंट्स की अपन ने बात की थी जैसे कोमागातो मारो। अब उसी समय से अपन कंटिन्यू करते हैं आगे। हुआ क्या था, वर्ल्ड वॉर वन ब्रेकआउट हो गया था। अब जैसे ही वर्ल्ड वॉर वन ब्रेकआउट हुआ, क्या हुआ, ब्रिटिश लोगों ने इंटेंशनली इंडिया को बिना पूछे वर्ल्ड वॉर वन में इन्वॉल्व कर दिया था। अब यहां से नेशनलिस्ट लोगों ने क्या सोचा और कैसे रिस्पॉन्स किया, यही हमारे वीडियो का इसमें एजेंडा होगा। इसके बाद अपन और इसी में ड्वेल करते हुए अप टिल अराइवल ऑफ गांधी जी को यहीं से डील करेंगे और अगले वीडियो में अपन बात करेंगे जो मेजर नेशनल मूवमेंट्स, रवलेट एक्ट, एनसीएम, सीडीएम और क्विट इंडिया मूवमेंट जो गांधी जी ने लीड किया। तो जल्दी से अपन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहले वर्ल्ड वॉर वन ब्रेकआउट हो चुका था जिसका टाइम था 1914 से लेकर 1918 तक। ये जो वर्ल्ड वॉर था दो मेजर ग्रुप्स के बीच में था, अलाइस एंड ऑन द अदर साइड्स फॉर द एक्सिस पावर। अलाइंस में जो मेजर पावर था वो ब्रिटेन लेड था, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, इटली, यूएस एंड जापान। यूएस का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम था और फाइनली आप देखोगे जापान और इटली अलाइंस के ग्रुप में थे, लेकिन आपको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर टू में जापान इस तरफ था, तो यहां से अलाइंस से ऑन द अदर साइड एक्सिस पावर में शिफ्ट कर दिया था इटली ने बाद में, क्योंकि उन्हें प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं मिला था। एंड फाइनली जापान वर्ल्ड वॉर टू में भी इधर अलाई कर देगा। वेयर एज यदि अपन बात करें एक्सिस पावर की, सो इट वाज लेड बाय जर्मनी, टर्की, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। अब जैसे ही वर्ल्ड वॉर वन ब्रेक हुआ, इंडिया को इन्वॉल्व कर लिया। तो अपन वापस से अपने एमसीक्यू पैटर्न से डिसाइड करते हैं और फ्रेमवर्क में आते हैं। ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, हु सर्व्ड एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया? उस समय वाइसरॉय कौन था? एंड यूनिलैटरली डिक्लेयर्ड इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर विदाउट कंसल्टिंग इंडियन पॉलिटिशियन। बिना इंडियन नेशनलिस्ट से पूछे किन्होंने इन्वॉल्व कर लिया? तो उस समय कौन थे वो? चार्ल्स हार्डिंज वाज द वाइसरॉय। ठीक है, चार्ल्स हार्डिंज। अब यदि अपन बात करते हैं कैसे नेशनलिस्ट लोगों ने रिस्पॉन्स किया, मैच द रिस्पॉन्स ऑफ द डिफरेंट इंडियन ग्रुप्स टू द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर वन एंड देयर करस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्शन। जैसे ही वॉर ब्रेक हुआ, कैसा कैसा रिस्पॉन्स था, मॉडरेट्स का, एक्सट्रीमिस्ट का और रिवॉल्यूशनरीज का। तो रिवॉल्यूशनरीज ने क्या सोचा कि ये एक अपॉर्चुनेट टाइम है, अभी हमें ब्रिटेन कमजोर है, इससे ब्रिटेन पर अटैक करना चाहिए और इंडिया को फ्री करा लेना चाहिए। ऐसा ही एक्सट्रीमिस्ट कुछ अपन ने देखा है जो ऑलरेडी होगा, वो है गदर पार्टी का जो मूवमेंट, जो दो इंसिडेंट से अपन ने देखा है इग्नाइट हुआ था, एक कोमागाता मारू और दूसरा वर्ल्ड वॉर वन के ब्रेकआउट से। बट मॉडरेट्स का क्या कहना था, इनकी स्ट्रैटेजी अपन ने देखा है, ये बेनोवलेंट नेचर ऑफ ब्रिटिश में बिलीव करते थे, यानी कि ये मानते थे कि बाय नेचर ब्रिटिश अच्छे लोग हैं, हमें बस उन्हें अवेयर कराना है इंडियन सिचुएशन के बारे में। तो इनकी क्या मानना था कि अभी ब्रिटिशर्स का खराब समय है, तो इट इज अ मैटर ऑफ ड्यूटी कि हमें सही लोगों का साथ देना चाहिए और ब्रिटिश में इंडिया को पूरी तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। एक्सट्रीमिस्ट भी ब्रिटिश के सपोर्ट में ही थे, बट इनकी आइडियोलॉजी थोड़ी सी अलग थी। इनका कहना क्या था कि अभी यदि अपन सपोर्ट करेंगे ब्रिटिश का, तो आफ्टर द वॉर ब्रिटिश हमें सपोर्ट के फल स्वरूप कुछ अच्छा अवार्ड देंगे। दैट वाज अ बेसिक एजेंडा। अब बाद में एक्सट्रीमिस्ट लोग थोड़ा सा और रैडिकल हो गए और इन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट लॉन्च किया था। तो व्हाट इज दिस? मॉडरेट्स इनिशियली सपोर्टेड द वॉर बट लेटर डिमांडेड सेल्फ रूल, ये एक्सट्रीमिस्ट का हो गया। फॉर्म्ड फॉरेन कमिटीज टू ऑर्गेनाइज आर्म रिबेलियन, ये रिवॉल्यूशनरीज का हो गया, जैसे अपन ने गदर देखा है। और सपोर्टेड द वार एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी फॉर कंसेशंस, ये मॉडरेट्स का हो गया। सो ए इज 1, so A is 1, B is 2 and C is 3. C would be the correct answer. Now, following the outbreak of World War I, which Indian political movement emerged in 1916, inspired by the Home Rule campaign and promoting similar goals for India? ये किसके द्वारा था? आयरिश होम रूल लीग मूवमेंट से इंस्पायर्ड था।
तो होम रूल लीग मूवमेंट जो था वो इंडिया का रिस्पॉन्स था वर्ल्ड वॉर 2 के लिए। तो व्हाट इज द which Indian political movement? So that is the Home Rule League movement was the answer. Next अपन बात करते हैं which of the following statements regarding Annie Besant is not correct. आप देखिए हुआ क्या था सिनेरियो कि जैसे ही आप देखोगे लेट अर्ली 1900s में यहां से एनी बीसेंट का जो रोल है इंडियन पॉलिटिक्स में इमर्ज होने लगा था। ये मेजरली आई थी एक सोशो रिलीजियस सोसाइटी है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। अपन पढ़ेंगे इसके बारे में जब वी विल बी डीलिंग सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इस सोसाइटी के कामकाज से ये आई थी और ये इंडियन कल्चर को रिवाइव करने के इनका थॉट प्रोसेस था, इनका बेसिक फ्रेमवर्क था इस सोसाइटी का। अब जैसे ही ये आई ये इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होने लग गई और इसी समय इनका जो है होम रूल लीग मूवमेंट के लिए प्रेशराइज करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को इनका जो एजेंडा था बढ़ने लग गया। सो लेट्स सी अबाउट शी प्लेड अ की रोल इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस दैट लेटर ऑन बिकेम द बीएचयू। ये बिल्कुल सही है, इन्होंने एक रोल प्ले किया था। शी फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये गलत है क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी यूएस में ब्लेवात्स्की ने बहुत पहले फॉर्म कर दी थी, दो लोगों ने, अपन पढ़ेंगे, तो सी गलत है। बट लेटर ऑन शी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, सो बी गलत। शी लॉन्च द होम रूल मूवमेंट इन 1916, ये बिल्कुल सही बात है। शी सर्व्ड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इलेक्टेड इन 1917, ये भी सही है, अपन आगे देखेंगे। तो इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर वुड बी बी। So she came to India from England in 1893. देखा अपन ने बनारस में बीएचयू में एक रोल प्ले करेंगे। एंड फाइनली इन 1907 शी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी बनी यूएस में थी बट वो हेडक्वार्टर्ड इंडिया में थी क्योंकि उसका एम था इंडियन रिलीजन को रिवाइव करना, इंडियन कल्चर को रिवाइव करना। मद्रास के पास एक सिटी थी अदियार जहां पर इसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर हुआ करता था। इनके दो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, जो एनी बेसेंट ने लिखा। ये नाम भी जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टू द लिस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स जो अपन पढ़ रहे हैं, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ भी और याद रखना। इसके बाद गांधी का भी एक न्यूज़पेपर आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओपिनियन नाम से आएगा। नेक्स्ट हुआ क्या था, 1915 में कांग्रेस का सेशन हुआ। कहां पर हुआ? बॉम्बे में। और एसपी सिन्हा जी, अपन आगे इनके बारे में पढ़ेंगे, ये इसके प्रेसिडेंट बने। इस मीटिंग में इंपॉर्टेंट क्या हुआ था, एक्सट्रीमिस्ट को वापस से कांग्रेस के अंदर लाने की बात की गई थी। अब यदि आपको याद होगा तो सूरत स्प्लिट अपन ने किया था 1907 में, जहां पर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में स्प्लिट हो गई थी, एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस के बाहर फेंक दिया गया था। जैसे जैसे टाइम बीता ये बातें क्लियर होने लग गई सारे के सारे नेशनलिस्ट को कि ये जो स्प्लिट था ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। क्यों मिस्टेक थी? क्योंकि इस वजह से जो एक नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स बना था, जहां पर सारे के सारे ने एक बहुत ही सक्सेसफुल स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया था, उसके बाद सारी की सारी नेशनलिस्ट एक्टिविटी अचानक से डाउन हो गई। तो ये जब रियलाइजेशन होने लग गया तब समझ में आया जरूरत है कि एक्सट्रीमिस्ट को वापस कांग्रेस में लाया जाए। इसमें एक बड़ा रोल प्ले किया एनी बेसेंट ने। उन्होंने लगातार एडवोकेट किया कि ऐसा स्टेप लेना चाहिए। इस वजह से इन्होंने इस सेशन में दो मेजर एजेंडा लॉन्च किया कि सबसे पहले एक्सट्रीमिस्ट को ऑन बोर्ड लाया जाए, दूसरा इन्होंने लॉन्च किया कि होम रूल लीग मूवमेंट लॉन्च करा जाए। तो इन्होंने एनी बेसेंट ने एक टर्मिनल कंडीशन भी दी, यदि कांग्रेस होम रूल लीग मूवमेंट नहीं लॉन्च करती है तो आई विल गो ऑन माई ओन एंड लॉन्च होम रूल लीग मूवमेंट। और ऐसा ही हुआ, बाद में दो अलग अलग लीडर्स ने अपनी अपनी होम रूल लीग मूवमेंट खुद लॉन्च कर दी। देखेंगे अभी अपन। सो विच वेयर द लीग्स सेट अप ड्यूरिंग द होम रूल लीग मूवमेंट एंड व्हाट वेयर देयर रिस्पेक्टिव हेडक्वार्टर्स, यानी कि जो होम रूल लीग के कौन सी दो लीग थी और उनके हेडक्वार्टर की आपको बात करना है। तो एक था तिलक का लीग, ये सही है, विथ हेडक्वार्टर इन बेलगांव, ये गलत है। तो तिलक्स लीग विथ हेडक्वार्टर इन दिल्ली, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड बीसेंट्स लीग विथ हेडक्वार्टर इन मद्रास, ये भी सही है। तो दो लीग कौन सी सेटअप हुई थी, एक हेडक्वार्टर्ड एट दिल्ली जो कि बाल गंगाधर तिलक की लीग थी, वो उसके लीडर नहीं थे बट सारा का सारा काम जो था तिलक के नाम से हो रहा था। और दूसरा जो था एनी बीसेंट की लीग थी जो हेडक्वार्टर कहां पे थी, मद्रास में। और यही दो ब्रॉडली लीग सेटअप हुई थी।
सो अब अपन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा 1915 के जो बॉम्बे सेशन में था, उसमें क्या दिया गया था, एक अल्टीमेटम दिया गया था। इसी अल्टीमेटम के तौर पर फाइनली डिसाइड किया गया कि दो लीग लॉन्च करेंगी। सबसे पहले तिलक की लीग लॉन्च हुई। ये 1916 के अप्रैल महीने में बेलगांव में सेटअप हुई थी। हेडक्वार्टर बेलगांव नहीं था, बट सेटअप यहां पर हुई थी। हेडक्वार्टर दिल्ली में था। और कुछ समय बाद, क्योंकि उन्होंने अल्टीमेटम दिया था, इसीलिए जब वो अल्टीमेटम एक्सपायर हो गया तब इन्होंने खुद की लीग लॉन्च करी। इस वजह से एनी बेसेंट हैड टू वेट। सितंबर में मद्रास में इन्होंने लॉन्च करी, उसी साल 1916 में। अब यदि देखा जाए तो दोनों लीग अलग अलग इसलिए सेटअप की गई थी क्योंकि दोनों की जो पर्सनालिटी थी बीसेंट की और तिलक की काफी अलग थी। ये जो अपन ने देखा ये थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट टाइप के थे, और ये पेटिशन और उस तरीके से, यानी आप बोल सकते हो मॉडरेट टाइप की थी। तो ताकि फिर से कंफ्लिक्ट ना हो, इस वजह से अलग अलग रीजन डिसाइड किए गए। तो जहां पर तिलक को पूरा का पूरा महाराष्ट्र एक्सेप्ट बॉम्बे मिला और कर्नाटक का सेंट्रल प्रोविंस बेरार, ये मेजर रीजन्स मिले, पूरे की पूरी इंडिया रेस्ट इन सबको छोड़ के वो बीसेंट के हाथ में लगी। और बीसेंट को ज्यादा एरिया मिला था और एक बहुत ही ब्रॉड कॉलिजन था जो बीसेंट का इसमें था। अब यदि सेक्रेटरी देखें, सेक्रेटरी कई बार पूछा है, तो केलकर थे सेक्रेटरी तिलक लीग के और अरुंदले थे सेक्रेटरी बीसेंट के। अब यही मेंबर थे जो अपन ने बात किया है थियोसोफिकल सोसाइटी के साथ एसोसिएटेड थे, तो ये मेंबर वहीं के थे, एनी बीसेंट के पार्टनर। अब कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि होम रूल लीग मूवमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट नाम दे देंगे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद आपको दे देंगे जिन्ना, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, ये कौन सी लीग ज्वाइन की है। तो देखो, एक एक नेशनलिस्ट का नाम आपको याद रखना बहुत डिफिकल्ट, इट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। बट एक चीज मैंने ट्रेंड नोटिस की है, जितने भी फेमस पर्सनालिटीज हैं ऑल ऑफ देम ने एनी बीसेंट की लीग ज्वाइन करी, ये बस ध्यान रखिएगा। तो दिस इज द सेफेस्ट बेट। सारे नहीं याद रख सकते, बट इससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाएंगे। क्योंकि तिलक जो थे क्या थे, थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट टाइप से थे, और उस समय जो ब्रॉडर एजेंडा था वो मॉडरेट फेस का था। और दूसरी चीज, एनी बीसेंट की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी, इस वजह से बीसेंट के रूल को ज्यादा प्रिफर किया गया। ठीक है, सो इन्होंने क्या किया, एक होम रूल लीग मूवमेंट लॉन्च किया। होम रूल लीग मूवमेंट का क्या था कि हमें एक रूल बनाने दो जहां पर इंडियंस को अपना एडमिनिस्ट्रेशन रन करने में एक मेजर स्टेक दो, यानी कि हमारा घर, हमारी कंट्री को हमें रूल करने दो। यहां पर कहीं पर भी आजादी नहीं मांग रहे थे, इंडिपेंडेंस नहीं मांग रहे थे, बट एडमिनिस्ट्रेशन में एक अच्छा खासा इंडियंस का रोल मांग रहे थे। तो बिकॉज सबसे पहली बार क्या हुआ, एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क बना जहां पर रीजन डिवाइड हुए। इस वजह से होम रूल मूवमेंट की सबसे बड़ी सक्सेस थी कि ये फार एंड एंड प्लेसेस तक भी इसकी रीच पहुंची। जैसे गुजरात इसी समय बहुत ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव हो गया और ये अंत तक रहेगा, यूपी हो गया, पर्टिकुलरली वेस्ट यूपी, इस तरीके से बिहार भी हुआ। बट फिर भी कुछ ऐसे रीजन्स थे जहां पर ये नहीं पहुंचा, जैसे कि मुस्लिम्स अभी भी इन्वॉल्व नहीं रहे, एंग्लो इंडियंस नहीं रहे इन्वॉल्व। इसके अलावा साउथ इंडिया के जो पर्टिकुलरली नॉन ब्राह्मण्स थे, उन्हें डर था कि यदि होम रूल मूवमेंट को अपन सपोर्ट करते हैं तो क्या होगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, और उसमें भी उच्च जाति का हिंदू राष्ट्र, तो इन सारे वर्गों को क्या होगा, शोषण होगा, इनको हो सकता है उनके अधिकार ना मिले। इसी वजह से ये सब हुआ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इन 1917 सर एस सुब्रमण्यम अय्यर, इनके बारे में अपन पढ़े हुए हैं बहुत बार, हिंदू के फाउंडर, अ प्रोमिनेंट इंडियन फिगर, रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड, व्हाट वाज द मोस्ट लाइकली रीजन। तो क्यों इन्होंने नाइटहुड को, अपने टाइटल को कैंसिल कर दिया। ऑप्शन देखो, हिज डिसएग्रीमेंट, ही डिसएग्रीड विद द पॉलिसीज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, गलत बात है। इन प्रोटेस्ट फॉर अरेस्ट ऑफ एनी बेसेंट एंड हिज एसोसिएट्स। डी ऑप्शन पढ़िए, हिज पर्सनल डिसएग्रीमेंट विद द लीडरशिप ऑफ एनी बेसेंट, गलत हो गया। इन प्रोटेस्ट फॉर जलियांवाला बाग मैसेकर, ये वाला भी पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे जब जलियांवाला बाग मैसेकर होगा अपन देखेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स इंक्लूडिंग गांधी, इंक्लूडिंग रविन्द्रनाथ टैगोर, ये अपने अपने टाइटल्स को सरेंडर कर देंगे। तो अलग इवेंट है, कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पर सुब्रमण्यम अय्यर जी ने अपना नाइटहुड टाइटल सरेंडर कर दिया क्योंकि जब होम रूल लीग मूवमेंट अपनी चरण सीमा पे था, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन अच्छा खासा हो रहा था, उसी समय ब्रिटिशर्स लोगों ने एनी बीसेंट
और उनके जो एसोसिएट्स हैं अरुंधली, उन्हें अरेस्ट कर लिया। इसी के प्रोटेस्ट में उनके ऊपर जो एट्रोसिटीज हो रही थी, सुब्रमण्यम अय्यर जी ने अपने नाइटहुड टाइटल को सरेंडर कर दिया। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं, और उसी सरेंडर करने की वजह से जो कैलकाटा का 1917 का जो सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, यहां पर एनी बीसेंट को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था। एक तरीके से उन्हें ऑनर दिया गया था, और वो पहली महिला बनी। 1885 से कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था, अपन ने देखा था इस बात में। इस समय WC बैनर्जी प्रेसिडेंट थे। कहां पर हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। से लेकर इस समय आप देखो 1917 तक, इतने सालों में 17 + 15 यानी कि 32 सालों में पहली बार कोई महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट बनी, और वो थी एनी बीसेंट। नाउ who was the president of the Indian National Congress during the Lucknow session in 1916? अब 15 के बाद अपन 16 का सेशन आ जाते हैं। ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत बार पूछा जाता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल जरूर याद रखिएगा। तो इस समय कौन थे सेशन? एनी बीसेंट अपन ने देखा 1917 में थे। तिलक तो रिसेंटली एडमिट हुए थे कांग्रेस में, 1915 में ही तो उनका एडमिशन की बात की गई थी। अभी तक तो ये मेंबर भी नहीं थे, तो इनको तो बनाया नहीं जा सकता। विपिन चंद्रपाल भी एक्सट्रीमिस्ट थे, ये अपन ने देखा। ये रिटायर हो गए थे आफ्टर द इलेक्शंस के बाद, रिटायर हो गए थे जब यहां पर प्रोटेस्ट हुआ स्वदेशी को लेके, तो ये यूएस चले गए थे। तो आंसर है अंबिका चरण मजूमदार। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इस लखनऊ सेशन में क्या हुआ? एक लखनऊ पैक्ट साइन हुआ। ये लखनऊ पैक्ट दो चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या हुआ, इसमें जो एक्सट्रीमिस्ट जो सूरत स्प्लिट के बाद कांग्रेस से बाहर कर दिए गए थे, उन्हें वापस से कांग्रेस में एडमिट किया गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं नेशनलिस्ट को रियलाइज हो चुका था कि जरूरत क्या है, दोनों की यूनिटी रिक्वायर्ड है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, तभी अपन एंटी ब्रिटिश फाइट को कंटिन्यू कर सकेंगे। सेकेंड जो फैक्टर है वो क्या है, यहां पर मुस्लिम लीग और दूसरा कांग्रेस के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या एग्रीमेंट होगा अभी अपन देखेंगे, ठीक है। अब मुस्लिम लीग 1906 में बन गई थी, और यहां से ब्रिटिशर्स लोगों का सपोर्ट मुस्लिम लीग को मिलने लग गया था। बट दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में डिफरेंसेस थे। बट जैसे जैसे मुस्लिम लीग के यंगर मेंबर्स मुस्लिम लीग में आने लग गए थे, तो रियलाइज हुआ कि दोनों का जो एम है एंटी ब्रिटिश है, और यहां दोनों के बीच में पैक्ट साइन हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द सिग्निफिकेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट? तो ये वही है जो दोनों अपन ने पढ़ा। इट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। इट री एडमिटेड एक्सट्रीमिस्ट फ्रैक्शन लेड बाय तिलक इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये सही है। इट secured immediate political concessions from the British government। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। It led to League Congress joint constitutional demands where Congress accepted separate electorates। This is a very important and this is also correct। आंसर होगा बी और डी यदि करेक्ट पूछ रहा है तो बी एंड डी आंसर होगा 1। ठीक है। अब हुआ क्या था, अब देखिए, जब भी दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होता है, तो यहां पर आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में एग्रीमेंट हुआ, यानी कि दोनों हाथ मिला लिए। तो जब भी दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होता है, एक कुछ अपनी डिमांड बनाएगा, दूसरी कुछ अपनी डिमांड बनाएगा, और दोनों मिलके कुछ कॉमन एजेंडा में आएंगे। यही होता है किसी भी एग्रीमेंट में। तो आईएनसी क्या बोला कि हम क्या देंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट को मान्यता देंगे। क्या होगा सेपरेट इलेक्टोरेट, ये अपन हालांकि बाद में भी पढ़ेंगे जब अपन सारे के सारे एक्ट्स पढ़ेंगे। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स 1909 के जो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स था उसमें ये दिया गया था। इसमें क्या था कि मुस्लिम लोगों के लिए एक अलग से इनको पार्ट दे दिया गया था, जहां पर किसी भी मुस्लिम को इलेक्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेगा। इसको सेपरेट कर दिया गया था। इसी को कहा गया था इलेक्शन में एक सेपरेट सब कुछ। जैसे आज की डेट में अपने पास रिजर्वेशन होता है, ठीक है। अब रिजर्वेशन में कुछ कंस्टिट्यूएंसीज रिजर्व होती हैं, जैसे एससी एसटी के लिए या ओबीसी के लिए रिजर्व्ड। ओबीसी के लिए तो बहुत कम रिजर्व रहती है, मेजरली एससी एसटी के लिए ही रिजर्व रहती हैं। तो जब एससी एसटी के लिए रिजर्व्ड रहती हैं, तो क्या होता है, यहां पर जो सीट्स का कंटेस्ट होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एससी या एसटी कैंडिडेट्स ही लड़ते हैं। लेकिन वोट कौन देता है, वोट उस कंस्टिट्यूएंसी के सारे लोग देते हैं, जनरल कैंडिडेट भी देते हैं। बट सेपरेट जो इलेक्टोरेट था, इसमें क्या था
कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीडर्स रहेंगे, बट वोट कौन करेगा? जनरल पॉपुलेशन नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोग करेंगे। यानी कि ब्रिटिशर्स ने एक इंटेंशन से क्लियर कर दिया कि जो मुस्लिम के इंटरेस्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन ही समझ सकती है, और वो इंटरेस्ट क्या है, मुस्लिम और हिंदू के बहुत अलग है। कहीं ना कहीं ये जो है हिंदू और मुस्लिम के इंटरेस्ट सेपरेट हैं, ये दिखाने की कोशिश थी। तो अभी तक 1916 के पहले तक कांग्रेस ने इस सेपरेट इलेक्टोरेट को ओपोज किया था, बट एक एग्रीमेंट फाइनली 16 में आया, जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं अपन, जिसमें इसे एग्रीमेंट दे दिया। इसके बदले में मुस्लिम लीग ने क्या दिया? तो मुस्लिम लीग बोले कि हम आपके साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के को एक जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स की लिस्ट देंगे कि हमें क्या क्या परिवर्तन चाहिए इस कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये था, कांग्रेस ने क्या बोला? सेपरेट इलेक्टोरेट दिया। मुस्लिम लीग ने क्या दिया? हम आपके साथ मिलके कॉन्स्टिट्यूशनल की डिमांड्स करेंगे। तो उन्होंने क्या क्या डिमांड्स करी? छोटी मोटी डिमांड्स थी, कोई बड़ी डिमांड नहीं थी। कि क्या, जैसे सैलरी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपन ने देखा है 1858 में ये सेटअप किए गए थे, जो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर रहेंगे, ये सब अपन ने देखा है। इनकी जो सैलरी थी कहां से दी जाती थी? इंडिया के पैसे से दी जाती थी। तो इन्होंने डिमांड रखी, इसकी जो सैलरी है, ब्रिटिशर्स का एम्प्लॉय है, उनका कैबिनेट मेंबर है, तो इसकी सैलरी कहां से दो? ब्रिटिश फंड से दो। ऐसे ही सेल्फ गवर्नमेंट जो होम रूल लीग डिमांड कर रहा है, वो आप हमें राइट्स दो। ठीक है, दिस वाज अ बेसिक एजेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट वाज द मॉन्टेग्यू स्टेटमेंट ऑफ अगस्त 1917? तो ये जो थे, ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। अब इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था 1917 में, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। देखते हैं, इट वाज रिलेटेड टू ब्रिटिश ट्रेड पॉलिसीज। बिल्कुल गलत। इंडियन पार्टिसिपेशन इन द ब्रिटिश आर्मी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन। इस समय तो वर्ल्ड वॉर वन खत्म होने वाला था, 1918 में खत्म हो गया, कोई रिलेशन नहीं है। द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। ही एस्टैब्लिश्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ये भी गलत है, आंसर है सी। क्या था? पहली बार मॉन्टेग्यू स्टेटमेंट में कहा गया था कि जितने भी इंडियंस हैं उनका इन्वॉल्वमेंट ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें किया जाए। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में अब ज्यादा से ज्यादा इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट किया जाए। दैट इज नंबर वन। दूसरी चीज इन्होंने कहा, गोल क्या है ब्रिटिशर्स इंडिया का, कि ग्रेजुअली क्या डिमांड किया जाए? सेल्फ रूल या होम रूल लीग मूवमेंट तरीके से कुछ सेल्फ गवर्नमेंट को ग्रांट किया जाए इंडिया में। दो बातें कही, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल क्या है? सेल्फ गवर्नमेंट, और दूसरा क्या है? इंडियंस को ज्यादा से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व किया जाए। क्यों इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को समझो। क्योंकि अभी तक सेल्फ गवर्नमेंट जब डिमांड की जाती थी ना, तो ये माना जाता था ये विद्रोह है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और उसके अगेंस्ट सेडिशन चार्जेस लगा दिया जाता था। अब ये डिमांड ये नहीं किया जा सकता, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन फिर भी इंडियंस लोग खफा थे, इससे सेटिस्फाइड नहीं थे। तो देखते हैं इंडियंस क्यों सेटिस्फाइड नहीं थे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्राइमरी कंसर्न्स इंडियन नेशनलिस्ट हैड रिगार्डिंग मॉन्टेग्यू स्टेटमेंट ऑफ अगस्त 1917? The promise of increasing Indian participation in administration was deemed insufficient। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि होम रूल लीग मूवमेंट का क्या एम था? ऐसा कुछ सेटअप करो और इंडियंस का ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन करो। तो उस समय तक तो यही एम था, कंप्लीट आजादी का तो कुछ एम ही नहीं था। यही तो सरकार से डिमांड कर रहे थे लगातार होम रूल लीग मूवमेंट वाले, और ये डिमांड कंसीड कर ली गई। तो ये तो सही है। The recognition of self-government as a future goal lacked any concrete time frame. That is very true. Demand for removal of sedition shall be accepted. ये बिल्कुल नहीं हुआ था। कुछ पर्टिकुलर सेक्शन में सेडिशन नहीं लगेगा यदि आप सेल्फ रूल की, तो सेडिशन को पूरी तरीके से नहीं हटाया था। इट अंडरमाइन द नेशनलिस्ट विजन ऑफ इंडिपेंडेंस। इस समय कोई इंडिपेंडेंस का विजन था ही नहीं। तो क्या था? यहां पर कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया था। यानी कि ब्रिटिशर्स ने ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि सेल्फ रूल को दिया जाएगा, बट किस वे में दिया जाएगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश रिस्पॉन्सिबल होगा। क्या इस रूल में कोई इंडियन को इन्वॉल्व किया गया? उसके बारे में कुछ नहीं मेंशन था। कब किया जाएगा ये इन्वॉल्वमेंट, इसके बारे में भी कुछ मेंशन नहीं किया गया था। एंड दैट इज व्हाई जितने भी लीडर्स हैं इस चीज से खुश नहीं थे, और उन्होंने कहा भले ही जो आप बोल रहे हो गोल ठीक है, बट एक टाइम लाइन सेट करो कि इस समय तक इंडियंस को सेल्फ रूल दिया जाएगा। सो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ
हाँ, अब अपन ये हो गया वर्ल्ड वॉर वन। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, इसी बीच में महात्मा गांधी जी जो हैं वो इंडिया में आ चुके थे। तो अब इनका अराइवल होगा और इन्होंने कैसे मूवमेंट को लीड किया वो अपन समझते हैं। तो विच डेट इज सेलिब्रेटेड एज प्रवासी भारतीय दिवस डे ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन इंडिया। अब ये प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन गांधी जी इंडिया साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे, इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अभी तक यही डेट में मनाया जाता है। क्या डेट है? वो है 9th ऑफ जनवरी। तो यदि आप करंट अफेयर्स में देखोगे, अभी जनवरी इसी में है, आने वाला है। अब पहले ये एवरी ईयर मनाया जाता था प्रवासी भारतीय दिवस। अब क्या हुआ, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, इन्होंने इसे 2 साल में एक बार मनाया जाता है, एवरी 2 ईयर्स मनाया जाता है। और सारे के सारे जितने भी जो फेमस डायस्पोरा है उनको बुलाया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है और दिखाया जाता है कि हमारे डायस्पोरा जो इंडियंस बाहर हैं वो इंडिया के डेवलपमेंट में कैसे भागीदारी कर रहे हैं, और उन्हें इन्वाइट किया जाता है कि आप इंडिया में डेवलपमेंट और ज्यादा करो। तो अब जैसे ही गांधी जी आए तो उन्होंने, उनके एक गुरु थे, उनके गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इन्होंने गांधी जी को एडवाइस दी कि आप क्या करो, आप सबसे पहले कोई भी इन्वॉल्व होने के पहले, पॉलिटिकल या नेशनलिस्ट एजेंडा में इन्वॉल्व होने के पहले आप पूरा भारत भ्रमण करो और यहाँ की सिचुएशन को समझो। और उन्होंने ऐसा ही किया। पहला अपीयरेंस इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी, और आते ही साथ इन्होंने पहली बॉल में छक्का मारा था जब इन्होंने बहुत बुरी तरीके से जो नेशनलिस्ट है उन लोगों को क्रिटिसाइज किया था कि आप गरीबों को इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हो, आप बस एक एनुअल मीटिंग कर रहे हो, थोड़ा सा एजेंडा सेट कर रहे हो और उसी में आप खुश हो रहे हो। इंडियन नेशनलिस्ट और स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिशर हैज टू बी अ ब्रॉडर फिनोमिना, जहां पर गरीबों का, मासेस का, कॉमन पीपल का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ऐसे करके इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पहले बार में ही सारे के सारे नेशनलिस्ट, तिलक को, एनी बेसेंट को, बाकी सारी कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गांधी जी का साउथ अफ्रीका का जो एक्सपीरियंस है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्होंने बहुत सारी लर्निंग सीखी जो बाद में वो इंडिया में फॉलो करते हैं। तो गांधी जी वेंट टू साउथ अफ्रीका इन 1893। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रीजन फॉर हिज जर्नी। क्यों गए थे? तो उन्होंने क्या करा था, यूके से ये लॉ पढ़ के आए थे। अब गांधी जी हैं भैया, लेकिन फिर भी उनका काम क्या था? सब अपने पेट के लिए सोचते हैं, तो ये वकालत करने के लिए ही साउथ अफ्रीका गए थे। ठीक है, सो एक्सेप्टिंग अ लीगल केस ऑफर्ड बाय दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला ने उन्हें 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और इसी सिलसिले में वो साउथ अफ्रीका गए थे। कौन गए, किन्होंने दिया था? ये नाम याद रखिएगा, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। सो यहां पर आप देखोगे, यहीं पे एक फेमस जो अपन सुनते हैं, गांधी जी को ट्रेन से भगा दिया गया था। तो ये ट्रेन जर्नी कर रहे थे डरबन टू प्रेटोरिया। ठीक है, यहीं पर उन्होंने फर्स्ट क्लास की टिकट ली थी, बट उन्हें वहां से, उस कंपार्टमेंट से निकाल दिया गया और पहला उनके साथ एक्सपीरियंस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का उन्हें एक्सपीरियंस करना क्या था। कौन से स्टेशन से निकाला था? कई बार कुछ एग्जाम में ये भी पूछ लेता है। तो प्रिटोरिया से निकाला था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब साउथ अफ्रीका में जो इन्होंने काम किया ना, उसे ब्रॉडली बहुत सारे काम किए, लेकिन अपन उसको बहुत ही ब्रीफ में जल्दी से पढ़ लेते हैं कैसे काम आएगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री का अपन एग्जाम नहीं दे रहे हैं। कैसे उनका काम आया थोड़ा सा समझ लेते हैं और जल्दी से आगे बढ़ेंगे। तो इन्होंने भी सबसे पहले, जैसे कांग्रेस मॉडरेट फेज में थी ना, वैसे ही ये भी बिल्कुल प्रेयर, पेटिशन, प्रोटेस्ट करते थे थोड़ा बहुत ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। जब उन्होंने देखा कि भैया मॉडरेट फेज से दाल नहीं गल रही है, तो इन्होंने एक एक्सट्रीमिस्ट फेज की तरफ से लॉन्च कर दिया अपने आप को, अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज लाया। इस स्ट्रैटेजी को उन्होंने कहा सत्याग्रह। इसी चेंज की वजह से हुआ क्या, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तो मॉडरेट अप्रोच सबसे पहली बार उन्होंने फॉलो की, ये 1892 से 1906 तक थे। उसके बाद जो ये पूरा का पूरा रिमेनिंग समय आप देखो 1906 से 14 तक रहे, यहां पर एक्सट्रीमिस्ट फेज में आए। अब आप देखो, यानी कि गांधी को एक महत्वपूर्ण लेसन मिला साउथ अफ्रीका में कि मॉडरेट फेज इज नॉट इनफ टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। इस वजह से इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट फेज लॉन्च किया। तो सबसे पहली बार इन्होंने जो इलेक्शन राइट छीन ली गई थी, डिसफ्रेंचाइजमेंट बिल, इसके अगेंस्ट विरोध किया था। नेक्स्ट, व्हाट मेडल डिड गांधी जी रिसीव्ड फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द बोयर वॉर। तो बोयर वॉर क्या था? बोयर साउथ अफ्रीका का ही वॉर था। यहां पर क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका में सबसे पहले जो थे डच रूल थे। डच को बाद में ब्रिटिशर्स लोगों ने रिप्लेस कर दिया। जो डच के लोग सेटल्ड थे साउथ अफ्रीका में,
वो वहीं सेटल हो गए और उनके जो बच्चे होने लग गए, यानी कि वो डच जो साउथ अफ्रीका में सेटल्ड थे और उनकी नेक्स्ट लीनियज को क्या कहने लग गए, बोयर। इन दोनों बोयर और ब्रिटिश के बीच में वॉर हुआ था, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गांधी जी ने, और इन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था और वॉर को एक तरीके से खत्म। क्या वॉर हुआ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं फॉर द पर्पस ऑफ आवर एग्जाम। और इसी वॉर के बाद ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को एक सम्मान उपाधि दी थी। क्या दी थी, वो है कैसरे हिंद मेडल। ये मेडल दिया गया था। अब ये ऑनर की बात है, तो जब 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, तो कैसरे हिंद जो टाइटल था, गांधी जी ने उसे सरेंडर कर दिया कि ये अब इंडिया का जो ब्रिटिशर्स का जो मेडल है, इंडिया नेशनल का होने के कारण ये अपमान है और मैं इसे सरेंडर करता हूं। ठीक है, ऐसी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी जलियांवाला बाग के बाद नाइटहुड को सरेंडर कर दिया था। सो दिस इज द बेसिक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, which two settlements did महात्मा गांधी establish in South Africa during his early political congress? तो याद होगा आपको, साबरमती आश्रम इंडिया में सेट किए थे। इसकी भी जो पहले साबरमती आश्रम सेट किए थे, जहां से इन्होंने क्या स्टार्ट किया था, डांडी मार्च स्टार्ट किया था। बाद में इंडिया में इन्होंने वर्धा आश्रम भी सेट किया था। तो ये दो आश्रम की जो लर्निंग थी उन्होंने साउथ अफ्रीका में सीखी थी, कि बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा है। तो ये जो थे दो फार्म थे जिनका नाम था पीटी, पी से फिनिक्स एंड टी से टॉल्स्टॉय। सबसे पहले फिनिक्स सेटलमेंट हुआ और दूसरा था टॉल्स्टॉय। सो दिस इज बी इज द आंसर। ठीक है, पीटी फार्म ध्यान रखिएगा, दो फार्म सेटअप किए गए थे। ये जो फार्म सेटअप किए गए, ये जॉन रस्किन से इंस्पायर्ड थे। इस फार्म में क्या करते थे, छोटा मोटा काम करते थे, जो भी एक्टिविटीज करते थे, जैसे चरखा चलवाते थे, खुद का जो कपड़े हैं खुद बनाते थे। इसके बाद लोगों को ज्ञान देते थे कि नॉन वायलेंस, सत्याग्रह जैसी चीजों के बारे में काम कराते थे। कंस्ट्रक्टिव वर्क्स कराते थे, जैसे कि हिंदू मुस्लिम साथ में रहते थे, तो जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो एनिमिटी है वो खत्म होती है, जो दुश्मनी है वो खत्म होती है। इस तरीके के प्रोग्रेसिव वर्क जो बाद में जब स्ट्रगल हो, ताकि ये सब हेल्प करे। ठीक है, अब यहीं पर उन्होंने एक इंडियन ओपिनियन नाम का न्यूज़पेपर भी चालू किया था। तो अपन ने 3 न्यूज़पेपर और पढ़ लिया है, कॉमनवेल्थ, इंडियन ओपिनियन और एनी बेसेंट का एक और न्यूज़पेपर पढ़ा था, इंडियन वेल कॉमन। सो उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाउ व्हाट वाज द 3 कथ्य। अब क्या हुआ, गांधी जी इंडिया में आ चुके हैं। अब इंडिया में आने के बाद सबसे पहले इन्होंने 3 छोटे छोटे रीजनल कन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व हुए। तो व्हाट वर द 3 कन्फ्लिक्ट्स जिसमें ये इन्वॉल्व हुए, सबसे पहले चंपारण में इन्वॉल्व हुए, उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में इन्वॉल्व हुए, और तीसरा खेड़ा में इन्वॉल्व हुए। ये तीनों के तीनों जो रिवॉल्ट थे, इनकी वजह से क्या हुआ, गांधी जी को एक एक्सपोजर मिला कि इंडिया की ग्राउंड लेवल स्थिति क्या है, नंबर 1। दूसरी, जब इसमें ये जीत पाए तो लोगों का रिस्पेक्ट मिला कि ये बहुत ही ऐसे पुरुष है जिन्हें ब्रिटिशर्स से भी ब्रिटिश भी इनसे डरते हैं, इस तरीके के इन्हें, और इनकी रिस्पेक्ट जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर अपन बात कर रहे हैं चंपारण सत्याग्रह की, और व्हाट वाज द 3 कथिया सिस्टम associated during the Champaran system. A system of irrigation, बिल्कुल गलत। A method of land measurement implemented by British authority, ये भी गलत है। Land measurement के लिए अलग systems हैं, अपन ने देखा है। A system where European planters force peasants to grow indigo on a portion of their land. This is the correct. And D is a legal framework for resolving land disputes. गलत, legal framework तो केवल और केवल जुडिशरी ही था। तो यहां पर क्या था, यूरोपियन प्लांटर्स क्या करते थे, इंडिगो प्लांटेशन के लिए फोर्स करते थे एक पर्टिकुलर लैंड, यानी कि 15% जो लैंड है सारे के सारे पीजेंट्स को इंडिगो के लिए करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करते थे, जैसे एक लैंड है तो ब्रिटिशर्स आएंगे, यहां पर आपको एडवांस दे देंगे। अब इस एडवांस के बदले क्या करेंगे, आपसे कंपलसरी बोलेंगे इतना इंडिगो लगाओ, इस क्वालिटी का उगाओ, और बाद में एक तरीके से डेट ट्रैप कर लेते हैं, यानी कि इसका जब आप उस क्वालिटी का नहीं दे पाओगे तो आप कर्ज में फंस गए, तो आपको उस साइकिल में फंसाए रहे। ये बहुत ही ऑपरेसिव सिस्टम था। यदि आप देखोगे ये बंगाल में बहुत पहले 18 जब अपन देखेंगे बंगाल का जो रिवॉल्ट पढ़ेंगे, तो जब सेटअप हुआ था इससे 50 साल पहले, तब भी बंगाल में इस सिस्टम का विद्रोह हुआ था। बट यहां पर ये बंगाल से हटकर ये फाइनली चले गया था बिहार में, और बिहार में 3 खतिया सिस्टम ऑलरेडी चल रहा था। हुआ क्या था, जैसे ही इस समय जर्मनी ने क्या किया, एक सिंथेटिक डाई लगा दी गई।
अब सिंथेटिक डाई एक बार डिस्कवर हो गई, इन्वेंट हो गई, तो ये सिंथेटिक डाई को लोग प्रेफर करने लगा, यूरोपियंस ओवर इंडिगो। इंडिगो किस लिए यूज किया जाता है? डाइंग के लिए, एक कलरिंग एलिमेंट है। तो जब एक सिंथेटिक डाई बनने लग गई तो क्या हुआ, इंडिगो प्लांटर्स जो यहाँ पे करवा रहे थे खेती, उनका फायदा कम होने लग गया, तो वो और ज्यादा ऑपरेसिव हो गए, एडवांस कम देने लग गए, पैसा कम देने लग गए, और ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस एक्सपेक्ट करने लग गए। इसी वजह से ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है कोलैप्स करने लगे और पीजेंट्स बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे इसमें। तो इसी के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह लाया था। एट हुज रिक्वेस्ट डिड गांधी रीच चंपारण टू इनिशिएट द सत्याग्रह? किसकी रिक्वेस्ट पर यह सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में स्टार्ट किए थे? तो वो थे RK शुक्ला, राजकुमार शुक्ला। ठीक है, तो अब यहां पर जब गांधी जी चंपारण में आए तो पहली बार इन्होंने फर्स्ट CDM किया, सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि सरकार की बात नहीं मानी, उन्हें ओपनली डिसोबे किया। तो जैसे ही गांधी जी आए तो गांव वालों में बड़ी खबर फैल जाती है कि एक बड़े नेता आए हैं, साउथ अफ्रीका में भी जीत दिलाए थे, इस तरीके की बात हो जाती है। तो सारे गांव वाले आ गए, सारे पीजेंट्स आ गए, उनको घेर लिए। ये बात ब्रिटिशर्स तक पहुंच गई। ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को ऑर्डर किया, आप तुरंत से तुरंत चंपारण छोड़ के बाहर निकलो, और इन्हें बाहर निकलने का ऑर्डर मिला। बट गांधी जी ने क्या बोला, उस ऑर्डर को डिफाई कर दिया। इसे ही कहा गया फर्स्ट एक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। यहां पर क्या हुआ, गांधी जी लगे रहे, गांधी जी ने पूरा विजिट किया, एक एक चीज को स्टडी किया, और उसके बाद जाके इन्होंने सरकार को अपना जो भी कंसर्न था वो कन्वे किया। गांधी जी को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट ब्रिटिशर्स भी देते थे, क्योंकि अपन ने देखा है बोयर वार में कौन साथ दिया था, गांधी जी ने उन्हें साथ दिया था ब्रिटिशर्स का, और इसी वजह से इन्हें कैसरे हिंद जो उपाधि मिली थी, टाइटल मिला था, तो ब्रिटिशर्स भी इनका सम्मान करते थे। अब हुआ क्या, जैसे ही ये सिस्टम आया तो कमिटी बनाई गई। जब इन्होंने अपने कंसर्न्स को ब्रिटिशर्स के सामने बैठाया गया तो एक कमिटी बैठाई गई, और कमिटी में खुद गांधी जी भी एक मेंबर थे। गांधी जी मेंबर थे, तो यहाँ की रिकमेंडेशन आई थी 3 खतिया सिस्टम को खत्म करो, अबॉलिश करो, और फाइनली जो एक्स्ट्रा एडवांसेस जो लिए गए हैं या दिए गए हैं जो ब्रिटिशर्स को, उसके खिलाफ जो एक्सेसिव प्रोटेस्ट हो रहा था, जिसके बेस पे ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस थी, इस एडवांसेस को क्या बोला गया, आप रिटर्न करो। तो मान लो 100 रुपए लिया गया, तो पूरा 100 रुपए नहीं मांगा उन्होंने, सिर्फ और सिर्फ 25% ही, इट एग्री दैट ओनली 25% ऑफ द मनी टेकन शुड बी कंपनसेटेड, 25% ही लौटाया जाए। ठीक है, इस तरीके की बात हुई। मतलब कि इन्होंने डिप्लोमेसी इन्वॉल्व करके दोनों ब्रिटिशर्स का भी नुकसान नहीं होने दिया और पीजेंट्स लोगों की भी डिमांड ले ली। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में आ जाते हैं। सेकेंड मूवमेंट, व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक? डिस्प्यूट ओवर वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन, conflict between different trade unions in Ahmedabad, galat, disagreement regarding the implementation of labor laws, galat, controversy arising from the discontinuation of the bonus, this is the most correct, plague bonus। अब देखो कई बार होता क्या है, इसीलिए मैं सारे ऑप्शंस, कई बार जल्दी के कारण मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ता हूं, बट यदि आप एग्जाम में दे रहे हो तो सारे के सारे ऑप्शंस पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप देखो ए और डी दोनों ही एक ही टाइप के ऑप्शंस है, डिस्प्यूट ओवर वेजेस एंड वर्किंग कंडीशंस। तो वेजेस को लेकर तो डिस्प्यूट था, यहां पर क्या था, जितने भी वर्कर्स थे वो चाहते थे कि उनकी वेजेस बढ़ा दिया जाए, और जितने भी मिल ओनर्स थे वो चाहते थे कि वो कांस्टेंट रहे या थोड़ा सा ही बढ़ा दो, ज्यादा नहीं बढ़ाया जाए। इनकी डिमांड थी कि 50% से हमारी सैलरी बढ़ाओ। तो इस तरीके के ये ऑप्शन गलत नहीं है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है। तो कंट्रोवर्सी अराइजिंग फ्रॉम डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्लेग बोनस, ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो इस केस में आंसर जो होगा डी होगा। तो हुआ क्या था, वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 1 के कारण अभी रिसेंटली खत्म हुआ था, यानी तो जो महंगाई थी बहुत ज्यादा थी। अब महंगाई का सबसे ज्यादा लेबर्स लोग ही भुगतान करेंगे, गरीब लोगों को महंगाई का ज्यादा भुगतान करना पड़ता है, उन्हें ज्यादा कंसिक्वेंस फेस करना पड़ता है। और इसी समय अहमदाबाद में प्लेग भी चल रहा था, तो दोनों मिला के जो लेबर्स की कंडीशन थी बहुत खराब थी। इसी वजह से इन्होंने डिमांड किया कि जो हमारा प्लेग बोनस है वो कंटिन्यू करते रहो, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, इसी वजह से ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी हुई। सो फाइनली डिसाइड ये हुआ था कि जो वर्कर्स थे 50% मांग रहे थे इंक्रीमेंट, लेकिन मिल ओनर्स बोले हम ज्यादा से ज्यादा, आप इतना प्रोटेस्ट कर रहे हो तो 20% देंगे। तो वर्कर्स लोग स्ट्राइक में चले गए थे। अब इसी बेसिस पर क्या हुआ, वर्कर्स ने अनुसुईया साराभाई को अप्रोच किया। अनुसुईया साराभाई इनको अप्रोच किया, एक सोशल वर्कर थी, इनको अप्रोच किया और इन्होंने गांधी जी को बोला कि आप आके मैटर सुलझाओ।
तो गांधी जी गए, फिर से मैटर समझे और उन्होंने पहली हंगर स्ट्राइक करी, ठीक है, फर्स्ट अंडरटुक अ फास्ट ऑन टू डेथ, पहली हंगर स्ट्राइक करी। इस हंगर स्ट्राइक में क्या हुआ, प्रेशर आया इनके ऊपर, सारे के सारे मिल ओनर्स के ऊपर, और फाइनली एक नतीजा बना। सबसे पहले एक कमिटी बनी, कमिटी में फिर से डिस्कशन हुआ और क्या हुआ, जो वर्कर्स 50% डिमांड कर रहे थे, मिल ओनर्स 20% दे रहे थे, कमिटी बोली भैया थोड़ा थोड़ा सब एडजस्ट करो और 35% में मामला सुलटाओ, और ऐसा ही हुआ, 35% ऑफ वेज इंक्रीज फाइनली डिसाइड हुई, ठीक है। सो अब देखो यहां पर भी एक कॉम्प्रोमाइज फ्रेमवर्क लिया गया। कैन यू अंडरस्टैंड दैट? ये एक क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर है, किसी भी पक्ष का बहुत बड़ा नुकसान ना होने दो, फिर भी एक सेटलमेंट ले आओ। दिस शोज द क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर खेड़ा सत्याग्रह लॉन्च बाय गांधी जी इन 1918। अब खेड़ा में फिर से तीसरा बैटल में इन्वॉल्व हो गए, तो यहां पर क्यों हुए, द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज फेवरिंग यूरोपियन ट्रेडर्स, नहीं भैया ये तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, द इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू इम्पोज बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द डिमांड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट एंड कंप्लीट, इसका कोई सेल्फ गवर्नमेंट का कोई भी रिलेशन नहीं इससे, द फेलियर ऑफ द क्रॉप्स ड्यू टू ड्रॉट एंड द ब्रिटिश रिफ्यूजल, ये सबसे ज्यादा सही है। इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू में इंक्रीज नहीं था, बट फिर भी क्या था, जो कम करने की डिमांड थी उसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज किया गया था, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इज डी, ठीक है। सो क्या हुआ था, क्रॉप फेलियर हो गया था 1918 में, ड्रॉट हुआ था और ड्रॉट की वजह से बहुत ज्यादा क्रॉप फेलियर हो गया था। अब गुजरात में एक कानून, एक रेवेन्यू कोड था, रेवेन्यू कोड के अंदर बोला गया था कि यदि 1/4 यानी 25% ऑफ द क्रॉप यदि फेल हो जाता है तो उस साल आपसे सरकार टैक्स नहीं लेगी। तो ऐसा ही जब 25% से ज्यादा क्रॉप फेल हो गए तो क्या किए, गुजरात वाले लोग गए, उनकी एक जो सभा थी, सभा ने एक रेजोल्यूशन पास किया, ब्रिटिश को बोला भैया अब मत लो टैक्स, ब्रिटिश ने मना कर दिया कि हम अब भी टैक्स लेंगे, और इसी के खिलाफ क्या हुआ, एक प्रोटेस्ट लॉन्च हो गया, इसी को कहा गया है खेड़ा, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह। यहां पर गांधी जी फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन इंडिया, नॉन कॉपरेशन क्यों ऐसा किया गया वो भी अपन देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर नॉन कॉपरेशन क्यों होगा, सिंपल सी बात है, सरकार बोल रही थी टैक्स दो, ये बोलेंगे भैया हम आपको टैक्स देंगे ही नहीं, आप अपने रूल्स को रिविजिट करो, आप चेक करो, इसी वजह से ये सरकार के साथ कॉपरेट करना मना कर दिए, इसी वजह से इसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहा गया, पहला गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन इंडिया। तो ये जो मूवमेंट था इसमें गांधी जी का रोल जो था लिमिटेड था, जो मेजर रोल कौन प्ले किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया था। ये गुजरात के पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व थे, और बाद में आप देखोगे एक अगले दशक में बारदोली सत्याग्रह होगा, इसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, वहां पर भी नाम गांधी जी का आएगा लेकिन असली वर्क जो है वल्लभ भाई पटेल जी ही करेंगे। यहां पर भी क्या हुआ, सरकार मान गई कि हम जो भी एक्स्ट्रा टैक्स है उसको नहीं लेंगे और सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी कभी कभी पूछा जाता है, जो महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी थी वो किस किस से लोगों से इंस्पायर्ड थी, तो वो कुछ रिलीजन से इंस्पायर्ड थी, वैष्णविज्म, जैनिज्म, भगवत गीता, ये सब से इंस्पायर्ड थी, साथ ही साथ कुछ फॉरेन लोगों का भी, जैसे कि टॉल्स्टॉय, थ्योरियो, रस्किन, इन सब का भी रोल है। अपन ने देखा है रस्किन से वो इंस्पायर्ड हुए थे क्या, आश्रम सेटअप करने के लिए, फिनिक्स आश्रम उन्हीं के कारण सेटअप किए थे। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, मैच द इवेंट इन कॉलम 1 विद द करस्पॉन्डिंग गांधी जी रिस्पॉन्स इन कॉलम 2। तो गांधी जी फर्स्ट नॉन कॉपरेशन इन इंडिया, अभी अभी अपन ने देखा खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, गांधी जी फर्स्ट फास्ट ऑन टू डेथ, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और गांधी जी फर्स्ट एक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, सत्याग्रह। तो ए का सी है आंसर, तो इट विल बी आइदर डी और टू का बी है, सो आंसर इज सेकंड, ठीक है। ये अपन ने ऑलरेडी देख लिया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी अपन एनसीएम की बात करते हैं, सीडीएम की बात करते हैं, क्या होता है, अपन सिर्फ और सिर्फ नेशनल लेवल के एजेंडा को सोचते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसके बारे में अपन ने बात किया था एसपी सिन्हा, याद है आपको कब बात किया था, 1915 का जो सेशन हुआ कांग्रेस का, वो इसके प्रेसिडेंट थे। बाद में ये क्या बने, ये बन गए थे इवेंचुअली ये जो ये बाद में ना लॉर्ड ऑफ हाउस, जो ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट है ना उसके सदस्य बन गए थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, तो इनका नाम ध्यान रख लीजिएगा बस। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे बॉम्बे में, ठीक है, और इन्हीं की मदद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के कुछ प्रोविजंस इनकॉर्पोरेट हुए थे, बस इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हिंद स्वराज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ये एक बुक है,
इस बुक को किसने लिखा है? गांधी जी ने लिखा है। बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है, इसलिए ध्यान रख लीजिएगा इस बुक को। द बुक वाज रिटन बाय मोहनदास करमचंद गांधी इन 1909। ध्यान रखिएगा, जब इंडिया में नहीं थे, इंडिया आने के पहले ही इन्होंने ये लिखी। इंडिया में कब आए? 1915, 9 जनवरी को देखा है अपन ने। यानी कि इंडिया में आने के पहले जब वो साउथ अफ्रीका में रहते तभी इन्होंने एक बुक लिखी। इट क्रिटिसाइजेस द एम्फेसिस ऑन मटेरियल प्रोग्रेस एंड मॉडर्नाइजेशन इन द मॉडर्न सोसाइटी। इनका ही अलग नोशन था कि जहां पर स्वराज हो, राम राज हो, ग्राम का उदय हो, ग्रामोदय, ये सारे के बारे में बात किए गए थे। तो बी भी सही है। इट एक्सप्रेसेस गांधीज बिलीफ इन अ डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस। वही ग्राम में पंचायत हो, ग्राम पंचायत, उसी को बोला गया है। ये गांधी जी का विजन था। हिंद स्वराज वाज बैंड इन 1910 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया एज अ सेडिशियस टैक्स। ये भी सही है। सो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट जो है सारे के सारे सही हैं। अलग अलग बार घुमा के पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने सारे स्टेटमेंट्स इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं यहाँ पर। तो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट आता है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये अपन ने अभी देखा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर कोई इंडियन बना था। सो दैट इज वाई यहां से अपन अब कहां तक अपन खत्म कर चुके हैं? अपन सारे के सारे 3 रीजनल कन्फ्लिक्ट जो थी, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, खत्म कर चुके हैं। अब यहां से सेट हो रहा है गांधी जी की एंट्री एट द नेशनल लेवल पॉलिटिक्स। तो यहां पर आप देखोगे रवलेट एक्ट के अगेंस्ट विद्रोह लॉन्च करेंगे और उसके बाद बहुत ही जल्दी अपन तीनों जो मूवमेंट है, एनसीएम, फिर सीडीएम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट, तीनों के तीनों अपन खत्म कर देंगे। इस तरीके से मैक्सिमम 2 क्लास रहेंगी जब ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, और फिर अपन 1-2 क्लास और में कुछ अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बचे हुए हैं वो खत्म कर देंगे। So that's all for this video. Thank you and have a great day.